जय हिंद। आज हम लोग प्रैक्टिस नंबर सेट नंबर 5 करेंगे, जिसमें टोटल 40 क्वेश्चन होंगे जो आगामी एग्जाम जितने भी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से होंगे, वो चाहे रेलवे में हो या दिल्ली मेट्रो, किसी भी स्टेट का मेट्रो हो, आपका एनपीसीआईएल हो गए, सेल हो गए, इसरो हो गए, बोकारो स्टील प्लांट, जैसे अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ था, आपके डीआरडीओ होंगे, किसी भी सीपैर एग्जाम होने वाले हैं, उसमें सभी में इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। अगर मेरे द्वारा बताएंगे आपको कभी भी दिक्कत हो, त्रुटि नजर आए, हमें कमेंट करें, हम उससे सुधार करेंगे। और दोस्तों प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर हमारे लिए मोटिवेट का काम करता है, हमें आगे बढ़ने में प्रेरित करता है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। मैं 40 क्वेश्चन का सेट देता हूँ आपको, प्लीज़ अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात होता है I2/I1, N2/N1, V2/V1 या बी और सी दोनों। जब प्रैक्टिस करवा रहा था चैप्टर वाइज आपको, तो मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात पढ़ाया था। आई होप ये आपको याद होगा। तो प्लीज़ हमें इसका आंसर दीजिए, खुद से आंसर दीजिए, गलती भी होता है तो आंसर दीजिए, देखिए आपका क्या आंसर सही होता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। ट्रांसफार्मर में आपका होता है, आपका हो जाता है जस्ट V2/V1, ये होता है आपका N2/N1 बराबर हो जाता है I1/I2। बस ये से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए कारण ब्रश का प्रयोग करते हैं, इंटरपोल्स का प्रयोग करते हैं, कंपनसेटिंग बाइंडिंग का प्रयोग करना चाहिए, उपयुक्त तीनों विधियां प्रयोग की जानी चाहिए। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए हम ये तीनों विधियां का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। कारण ब्रश का प्रयोग करते हैं, इंटरपोल्स का प्रयोग करते हैं, कंपनसेटिंग बाइंडिंग का भी प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डीसी मोटर का दिक् परिवर्तक, जिसे हम लोग कम्यूटेटर बोलते हैं, बना होता है तांबे का, अब्रक का, बैकेलाइट का, कास्ट आयरन का। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपके लिए क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन होते हैं, कुछ प्रीवियस से क्वेश्चन होते हैं, ये दोनों मिला होता है। आप देखिए और खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। डीसी मोटर का दिक् परिवर्तक बना होता है तांबे का, अब्रक का, बैकेलाइट, कास्ट आयरन का। तो डीसी मोटर का अधिक परिवर्तक जो होता है वो तांबे का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीसी शंट मोटर की उच्च गति सुरक्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं की जा सकती है? 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर या 5 पॉइंट स्टार्टर। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए क्या आंसर हो सकता है। गलती भी होता है तो आंसर दीजिए। तो मैंने आपको जब करवा रहा था उस स्टार्टर में मैंने उस टाइम बताया था, आप चैप्टर वाइज में मैंने कि किस टाइप का यूज होता है और किस टाइप का नहीं करते हैं। तो डीसी शंट मोटर के लिए 2 पॉइंट स्टार्टर का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थिति को चुंबकीय लॉकिंग कहते हैं? प्रेरण मोटर का तुलनात्मक गति पर घूर्णन करना, मोटर में चुंबकीय हानि कम होना, प्रारंभिक चालन स्थिति में रोटर का एक ही स्थान पर रुके रहना, मोटर में चुंबकीय हानियां अधिक होना। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया चुंबकीय लॉकिंग कहते हैं किस स्थिति को? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। प्रारंभिक चालन स्थिति में रोटर का एक ही स्थान पर रुके रहना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तस्वीर साफ होने के लिए आवश्यक है सफेद एवं काले बिंदु कम होना, सफेद एवं काले बिंदु का अधिक होना, सफेद बिंदु का समाप्त होना, काले बिंदु का समाप्त होना। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो तस्वीर साफ होने के लिए हम सफेद एवं काले बिंदु का कम होना ये जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिकेड काउंटर प्रयोग किया जाता है संचरण विलंब को दूर करने के लिए, प्रचालन का क्रम नियंत्रित करने के लिए, 0 से 9 तक संख्याओं की गिनती करने के लिए, उपरोक्त में से किसी भी कार्य के लिए नहीं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया डिकेड काउंटर का प्रयोग करते हैं हम लोग, तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। 0 से 9 तक की संख्याओं को गिनती करने के लिए हम डिकेड काउंटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाधारी नंबर 01035 दशमलव संख्या है,
तो इसे आप दशमलव संख्या में बदलने के लिए आपसे बोल रहा है अष्टाधारी नंबर को, तो इसे बनाने के लिए आपको, अगर आपने पढ़ा होगा ये, तो आप इसे ज़रूर बना सकते हैं, बट मैं इसे बनाकर आपको दिखाता हूँ आप इसे किस तरह से बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए आप इस तरह से बना सकते हैं, आप लिखिएगा 1 0, आपको जो दिया गया 3 5, ये हो गया आपका, इसे ब्रैकेट में दे, अष्टाधारी में दबड़ा तो ये 8 लिखेंगे। अब इसे बनाने के लिए आप, जब ये 4 संख्या दिया रहे तो 0 से 3 तक लेंगे, अगर 5 दिया रहे तो 0 से 4 तक लेंगे, आपके 5 आ जाएगी। तो आपका पहला 1 दिया है, 1 इंटू 8, ये हो जाएगा आपका 3, क्योंकि 4 संख्या इसलिए मैंने 3 से लिया। फिर आप इसे फिर प्लस करें, फिर आपका है 0 इंटू 8, यहाँ हो जाएगा 2, फिर प्लस 0 इंटू 8, 0 इंटू, सॉरी 0 नहीं, ये 3 होगा, सॉरी, क्योंकि 0 तो हमने ले लिया, तो 3 मैं फिर से बनाकर दिखा दूँ। आप ऐसे इस तरह लिख सकते हैं, पहले 1035 इंटू, यहाँ ब्रैकेट करके 8 लिखेंगे, फिर यहाँ आप आइएगा, आप इसे आराम से 1 इंटू 8 टू द पावर 3 प्लस 0 इंटू 8 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू 8 टू द पावर 1, और यहाँ फिर प्लस दीजिएगा 3 इंटू, कि 1 हो चुका है, सॉरी 5, यहाँ 5 है, 5 इंटू लास्ट संख्या 5 इंटू 8 टू द पावर 0, ये हो गया आपका 4, क्योंकि 4 संख्या थी इसलिए 3 से लिया, 3 2 1 0। आप इसे सॉल्व करिएगा तो ये 8 का पावर हो जाएगा 512 प्लस 8 का स्क्वायर कीजिएगा, अगर गुना कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि 0 है, फिर 8 का 1 कीजिएगा तो 8 ही रहेगा, फिर आप इसे 8 का स्क्वायर कीजिए, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा आपका। 1 सेकेंड, मैं इसे फिर से देख लो, 1 सेकेंड, मैं इसे फिर से बनाकर दिखा देता, कहीं इसमें थोड़ा सा गलती हो रहा था, इसलिए मैं फिर से बना रहा हूँ। 0 3 5 ब्रैकेट में 8, आप इसे आराम से, आप इसे लिखिएगा तो 1 इंटू 0 1 इंटू 8 टू द पावर हो गया आपका 3, क्योंकि 4 संख्या इसे 3 से ले रहे हैं, फिर प्लस देंगे, फिर लिखेंगे 0 इंटू 8 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू 8 टू द पावर 2 प्लस, फिर आपका 5 इंटू 8 टू द पावर 0। अब ये हो गया, अभी सॉल्व कर लेंगे आसानी से, तो यह का 8 का 512 हो गया, फिर ये गुना कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा, 8 0 से गुना करें तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ ये आपका 1 है, ये 8 टू द पावर 1, इसे गुना किया तो 8 तरीके 24 हो जाएगा, यहाँ प्लस रहेगा, ये 0 रहता है किसी भी संख्या पर तो उसका 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका जाकर, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। अब इसे जोड़िएगा तो आएगा 541 आपका आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। इसे बनाने का सिर्फ यही मेथड है, आप इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका, यदि कोई डायोड एक दिशा में उच्च प्रतिरोध तथा उसके विपरीत दिशा में निम्न प्रतिरोध दर्शाता है तो उसकी कार्यरत दशा है अच्छी, लघु परिपथ, खुला परिपथ, दोष युक्त। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि यदि कोई डायोड एक दिशा में उच्च प्रतिरोध तथा उसके विपरीत दिशा में निम्न प्रतिरोध है तो कार्य दशा होता है वो अच्छी होती है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पी टाइप अर्धचालक में होता है होल्स की बड़ी संख्या होती है, होल्स नहीं होते, मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या अधिक होती है में से कोई नहीं। मैं आपको पी और एन टाइप में बता दूं, दोनों में अगर डिफरेंस पूछा जाए तो पी टाइप में होल्स की संख्या जो होती है, क्योंकि ये पी है इसलिए पी है, इसमें होल टाइप का बना, इसे पी की संख्या अधिक, पी में होल्स की संख्या अधिक होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी। अगर एन में पूछा जाए, एन टाइप चालक में, तो उसमें क्या होता है अर्धचालक में कि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी और होल्स की संख्या कम होगी, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, BIS का पूरा नाम, इसे आप आसानी से बता सकते हैं, आप कहीं पढ़े होंगे जरूर इसे, तो इसका फुल नाम होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाटर ब्रेक परीक्षण को डैश में प्रयोग किया जाता है, लेपित मोटाई का मापन, कोटिंग की समानता की जांच, इलेक्ट्रोलाइटिक सांद्रता का मापन, सतह की सफाई की जांच की जाए
तो वाटर बेग परीक्षण के लिए डैश में हम लोग प्रयोग करते हैं। तो वाटर बेग परीक्षण जो होता है सतह की सफाई की जांच की जाए, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा वाटर बेग परीक्षण जो होता है सतह की सफाई की जांच के लिए होती है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है। मैंने कल प्रतिरोध के बारे में जब प्रैक्टिस नंबर 4 का उसमें बताया था कि इसमें कैसे आप प्रतिरोध बढ़ता है। तो जब भी अगर कोई प्रतिरोध बढ़ता है तो उसमें लंबाई के अनुसार बढ़ेगी, तापमान के अनुसार बढ़ेगी। जैसी लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो वो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ये याद रखिएगा। अगर अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्र बढ़ता है तो वो घटता है, ये याद रखिएगा। और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1500 वाट के हीटर द्वारा 4 घंटे में चलने पर खर्च की गई ऊर्जा डैश होती है। तो कुल आपको पूछा जा रहा है खर्च की गई कुल ऊर्जा क्या होती है। तो इसे निकालने के लिए इसमें यहाँ लिख सकते हैं हिंदी में खर्च की गई, यहाँ शक्ति हो गया, ये हिंदी में आप पढ़ लीजिएगा और मैंने बोल दिया, आप इसे समझ लीजिए। तो यहाँ उपकरणों, यहाँ ऊपर में हो जाता है उपकरणों की कुल शक्ति, ऊपर में लिखा उपकरणों की, यहाँ ऊपर में लिखा गया उपकरणों की कुल शक्ति गुना ये समय हो गया बटा 1000। तो कुल शक्ति कितना हो गया 1500 गुने समय 4 घंटा बटा 1000। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, ये 2 दूना 4, 2 पचे 10 और 5 ते 15 और ये दुगुना होगा तो 6 यूनिट आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को माप में बदलता है कहलाता है, कौन सा है बताइएगा। इसका आंसर क्या हो सकता है। प्रतिरोध होगा, धारा होगा, वोल्टता होगा, विद्युत वाहक बल होगा। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया पद का गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता है वो कहलाता है प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लैंप के फिलामेंट के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। कार्बन फिलामेंट, टालम फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट और नाइक्रोम फिलामेंट। ये आप कहीं ना कहीं जरूर पढ़ेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पता होगा तो प्लीज़ इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। गलती भी हो तो आंसर दें। तो अगर मेरे द्वारा कहीं बताया गया त्रुटि हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, हम उसे सुधार करने की कोशिश करेंगे। अगर मेरे द्वारा बताया जाए क्वेश्चन आपको अच्छा है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने में प्रेरित करता है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। निम्न से कौन सा लैम्प फिलामेंट के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। तो नाइक्रोम फिलामेंट का हम लोग लैम्प में यूज नहीं करते, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गैस डिस्चार्ज लैंप में किस धातु की वाष्प भरी जाती है। जस्ता, चांदी, लिथियम, मरकरी। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो गैस डिस्चार्ज लैंप में निम्न से किस धातु की वाष्प भरी जाती है, तो वो होती है मरकरी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने देर बाद बैटरी को चार्ज करेंगे जब उसे उपयोग में नहीं रखते हैं। 6 घंटे बाद, 6 दिन बाद, 6 सप्ताह बाद या 6 माह बाद। तो जब भी आपसे कोई भी बैटरी घरों में भी रखते हैं, जो आप लोग इन्वर्टर के रूप में यूज करते हैं बैटरी उसको लगकर, तो इन्वर्टर आप जानते हैं वो जो डीसी को एसी में बदलता है। तो आप जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने दिनों के बाद जैसे हम पुनः चार्ज करेंगे, नहीं उपयोग करते, तो 6 दिन बाद उसे पुनः उसे चार्ज कर दें, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या होगा अगर चार्ज करते समय बैटरी का कनेक्शन गलत हो जाए। बहुत अधिक करंट लेगी, करंट बहुत कम लेगी, बिल्कुल करंट नहीं लगी, बैटरी बहुत अधिक मात्रा में करंट देगी। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो क्या होगा अगर चार्ज करते समय बैटरी कनेक्शन गलत हो जाए, तो ये बहुत अधिक करंट लेगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी धारा की समयावधि 0.202 सेकेंड है, इसकी आवृत्ति कितनी होगी। तो आवृत्ति निकालने के लिए आपको फॉर्मूला होता है F बराबर 1/t, क्योंकि आपको समय दिया हुआ है। जब समय दिया रहे तो आप F निकालिए, F दिया रहे तो t निकालिए। तो इसे निकालने के लिए आप यहाँ लिखिए 0.02, ये 0 है। आप यहाँ से दशमलव हटाइएगा तो यहाँ ऊपर में आ जाएगा, तो 2 शून्य, अब इसे काटिए तो जाएगा 50। हाँ, जो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्वारीय सप्लाई जिसका चरम मान 100 वोल्ट है, आरएमएस मान क्या होगा। मैंने आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन निकालने के लिए बताया है।
तो आप बनाने की कोशिश कीजिए, मैं भी आपके साथ बनाता हूँ। तो आपको आरएमएस मान पूछा जा रहा है जिसमें आपको चरम मान दिया गया। तो आरएमएस मान होता है IRMS बराबर होता है आई मैक्स बाय √2, ये होता है। तो आपको आई मैक्स दिया गया है, तो आई मैक्स आपको दिया गया कितना 100 वोल्ट बटा इसका √2 होता है। डायरेक्ट यही हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परिपथ में प्रेरकत्व प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? प्रतिरोध, चौक, धारिता, हीटर। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो परिपथ में प्रेरकत्व प्रदान करने के लिए हम लोग चौक का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक सेकंड, ये ऊपर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी हो गया था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी हो गया था, जस्ट पढ़े अभी। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है आपका। ये बोरा नर्म सोल्डर जिसमें इलेक्ट्रॉनिक परिपथ को सोल्डर करने के लिए प्रयोग किया जाता है में धातुओं का प्रतिशत कितना होना चाहिए? 20% शीशा तथा 80% टीन, 90% शीशा तथा 10% टीन, 60% शीशा तथा 40% टीन, 80% शीशा 20% टीन। ये देखिए ALP 2018 के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आंसर देने की कोशिश की, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो नर्म सोल्डर जिसे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ सोल्डर करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसमें धातुओं का प्रतिशत होता है 60% शीशा और 40% टीन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी प्रतिरोध की 4 पहिया लाल, हरा, नीला, नारंगी है तो उस प्रतिरोध का मान क्या होगा? मैंने कलर कोडिंग जब पढ़ा रहा था उस टाइम में मैंने ये कलर कोड का मैंने सब चीज़ दे दिया था। कितना मैंने कल ही बताया था कि सिल्वर और गोल्ड में कितने कितने टॉलरेंस होता है। तो आप इसमें डायरेक्ट आपसे पूछ दिया गया है लाल, हरा, नीला और नारंगी है, तो उसमें टॉलरेंस आपसे पूछा जा रहा है। तो लाल, तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये याद रखिएगा, लाल का 2 हो जाता है। इसी तरह से हरा और नीला के जब भी आप इसे कॉम्बिनेशन करिएगा तो आपको ये पता चलेगा कितना होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई हो तथा इसके प्रभाव के अंतर्गत क्षेत्र का क्षेत्रफल ए हो तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान कितना होता है? तो इसका मान होता है बी बराबर होता है 5/A। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फैराडे के नियम में होने वाले ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है? ऋणात्मक विद्युत वाहक बल और धनात्मक चुंबकीय प्रभाव, ऋणात्मक प्रवाह और ऋणात्मक विद्युत बल, प्रेरित EMF और चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन में विद्युत चिन्ह होते हैं या ऋणात्मक प्रवाह होता है? आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो फैराडे के नियम में होने वाले ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है प्रेरित EMF और चुंबकीय प्रवाह के परिवर्तन में विद्युत चिन्ह। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफार्मर एक क्या है? प्रवर्धक है, गति मशीन है, स्थैतिक मशीन है, रोटरी कन्वर्टर है। तो ट्रांसफार्मर आप देखते हैं कि वह एक स्थिर युक्ति है जिसे हम लोग कहते हैं स्थैतिक मशीन है ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी ऑटोमोबाइल का इग्निशन कॉइल निम्नलिखित रूप में कार्य करता है? रेक्टिफायर के रूप में कार्य करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रूप में कार्य करता है, DC से AC कन्वर्टर कार्य करता है, धारा ट्रांसफार्मर के रूप में कार्य करता है। तो ऑटोमोबाइल का जो इग्निशन कॉइल होता है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जनरेटर बिना अवशिष्ट चुंबक के भी वोल्टता जनित्र कर सकता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर और पृथक उत्तेजित जनरेटर। तो वो जनरेटर जो बिना अवशिष्ट चुंबक के भी वोल्टेज जनित करता है उसे हम लोग पृथक उत्तेजित जनरेटर कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शंट क्षेत्र कुंडली में निम्न धारा वहन होती है लेकिन बहुत तीव्र चुंबकीय क्षेत्र तैयार होता है, इसका कारण क्या है? कुंडली का उच्च प्रतिरोध, फेरों की संख्या कम, फेरों की संख्या बड़ी संख्या, मोटी कुंडलन तार। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। शंट क्षेत्र कुंडली में निम्न धारा वहन होती है लेकिन बहुत तीव्र चुंबकीय क्षेत्र तैयार होता है, इसका मूल कारण था फेरों की बड़ी संख्या। ऑप्शन नंबर
सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आरोपित विभव विभव बल तथा डीसी मोटर में प्रेरित विभव बल की आपस में क्या प्रतिक्रिया होती है? सहायक होती है, विरोध करने वाला होता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है, आर्मेचर करंट में वृद्धि करने वाला होता है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो आर्मेचर आरोपित विभव बल तथा डीसी मोटर में प्रेरित विभव बल की आपस में प्रतिक्रिया होती है, विरोध करने वाला होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीसी मोटर की घूर्णन गति ज्ञात करने का सूत्र है N बराबर V माइनस आई आर, N बराबर 1 आई आर माइनस V बाई के इंटू 5, N बराबर V माइनस आई ए आर ए बटा के इंटू 5, N बराबर आई आर माइनस V के इंटू 5। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, जिसमें आई ए होगा आर्मेचर करंट, आर्मेचर प्रतिरोध है। अब इसे फ्लक्स का मान जो दिया रहा है के भी मान दिया रहता है, ये भी आप इसी तरह से निकाल सकते हैं, घूर्णन गति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तीन बिंदु स्टार्टर की तुलना में 4 बिंदु स्टार्टर मूल अंतर क्या है? प्रवर्तक प्रतिरोध धीरे धीरे तब तक घटता रहता है जब तक आर्मेचर संचालन की स्थिति में नहीं आ जाती। होल्डिंग कुंडली को शंट क्षेत्र परिपथ से हटा दिया जाता है। क्षेत्र परिपथ प्रवर्तक प्रतिरोध के माध्यम से पूर्ण होता है। अति भार निर्गम आपूर्ति लाइन में जुड़ा हुआ होता है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो 3 बिंदु स्टार्टर की तुलना में 4 बिंदु स्टार्टर मूल अंतर यह होता है कि होल्डिंग कुंडली को शंट क्षेत्र के परिपथ से हटा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिद्धांत पर अल्टरनेटर कार्य करता है? पारस्परिक इंडक्शन, फैराडो के विद्युत चुंबकीय इंडक्शन नियम पर, स्वतः इंडक्शन, ओम के नियम पर। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो आप इसका आसानी से जवाब दे सकते हैं, आपने जब मोटर अगर पढ़ा होगा तो इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो किस सिद्धांत पर अल्टरनेटर कार्य करता है? तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय इंडक्शन नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस गति के प्राइम मूवर में प्रायः सेलियन पोल प्रकार के रोटर प्रयोग होते हैं? मैंने सेलियन पोल का जब क्वेश्चन सेट करा रहा था प्रैक्टिस सेट, किसी ना किसी में मैंने इसे जो भी 4 सेट कराया उसमें किसी ना में एक क्वेश्चन था, मैंने आपको इसी टाइप का क्वेश्चन था जो अदर एग्जाम में पूछा गया, ये इसरो का ये क्वेश्चन है। तो किसी गति प्राइम मूवर में प्रायः सेलियन पोल का हम लोग यूज करते हैं निम्न और मध्य गति के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुद्ध धारिता भार पर अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव होता है। डीमैग्नेटाइजेशन, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजिंग, कुछ क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो शुद्ध धारिता भार पर अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव जो होता है वो मैग्नेटाइजिंग होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलित लॉ मीटर का परिचालन निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? स्थिर वैद्युत प्रभाव, ताप प्रभाव, वैद्युत चुंबकीय प्रभाव और प्रेरण प्रभाव। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो चलित लॉ मीटर जो होता है का परिचालन जो होता है वो वैद्युतीय चुंबकीय प्रभाव पर होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वोल्ट मीटर का परास बढ़ाने के लिए निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है? मल्टीप्लायर, प्रतिरोधक का, सन का, कैपेसिटर का, इनमें से कोई नहीं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो वोल्ट मीटर का परास बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से हम लोग मल्टीप्लायर प्रतिरोधक का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसी डिवाइस जो डैश पावर फैक्टर सुधारने के काम आती है, अग्रगामी रिएक्टिव पावर लेती है, आभासी पावर लेती है, पश्चगामी रिएक्टिव पावर लेती है, एक्टिव पावर लेती है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो ऐसी डिवाइस जो होती है पावर फैक्टर सुधारने के काम में आती है जो अग्रगामी रिएक्टिव पावर लेती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एयर सर्किट ब्रेकर का मूल टर्मिनल घूर्णन टर्मिनल बना होता है, किसका बना होता है? आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो एयर सर्किट ब्रेकर का जो घूर्णन टर्मिनल होता है वो ताम्र टंगस्टन मिश्र धातु का बना होता है। ऑप्शन नंबर
डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये टोटल 40 क्वेश्चन है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करें हमारे लिए, जिससे हमें आगे बढ़ने में मोटिवेट मिलता है। प्लीज़ सपोर्ट करें। और मैं इस तरह से कोशिश करूँगा आपको 40 क्वेश्चन का क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट होगा मैं रोज़ दूँ, और कहीं भी त्रुटि ना करूँ। अगर कहीं भी आपको दिक्कत हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, मैं उसमें ज़रूर सुधार करूँगा और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। अगर मेरे द्वारा अगर बताया जाए आपको बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे आगे बढ़ने में इससे मोटिवेट मिलता है। तो प्लीज़ सपोर्ट। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।